जरूरत किया, ऐसे लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, सम्मान करते हैं। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि मैं चैतुराम सुमन न तो मैं पढ़ा लिखा हूं, न मैं कोई साहित्यकार हूं, न मैं कोई इतिहासकार हूं, न मैं कोई यानी संगीतकार हूं, न मैं कोई नेता हूं, न मैं कोई लीडर हूं, न मैं कोई बहुत बढ़िया बोलने वाला स्पीकर हूं। चैतुराम सुमन साथियों ऐसे समाज में पैदा हुआ है जिस समाज के लोगों को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए आज भी यहाँ की व्यवस्था मजबूर कर दिया। साथियों, दूर दूर से चल के आए हुए नौजवान भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे प्यारे बच्चों, समाज यानी इस जयंती में सम्मिलित तमाम माताएं एवं बहनें, मंच पे आसीन, हमारे दाएं बाएं आगे बैठे हुए, आगे पीछे बैठे हुए, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के सच्चे सिपाही, समाज के नुमाइंदे, हम सभी भाइयों की तरफ से, सभी बहनों की तरफ से इस मंच के द्वारा पूरी दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। साथ ही साथ साथियों, विश्व के छाठवें विद्वान, भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारतीय संविधान के निर्माता, करोड़ों करोड़ दलितों, यतीमों, गरीबों, मजलूमों को अधिकार, समाज में बैठी हुई नारियों का सम्मान, गांधी को जीवन दान, कस्तूरबा को सुहाग दान देने वाले बौद्ध सक्त बाबा साहब को इस समाज की तरफ से और अपनी तरफ से हम श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं और सभी आए हुए बहन भाइयों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, साथ ही साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय करते हैं। साथियों, मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं, बिल्डिंग की खूबसूरती तो लोग बड़े प्यार से देखते हैं, लेकिन बुनियाद की मजबूती पर किसी की निगाह नहीं पहुंचती है। साथियों, आगरे की ताजमहल देखने जाते हो तो शाहजहां की याद करते हो, क्या कभी उस कारीगर को याद किया जिसने उसको बनाया? साथियों, मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जिंदगी भर हमारा समाज और हम आभारी रहेंगे जिस शख्स ने बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को पढ़ने को अधिकार दिया, जिस शख्स ने बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को पढ़ने को अधिकार दिया, ऐसे शख्स को मैं नमन करता हूं। साथियों, अगर बाबा साहब को पढ़ने को अधिकार नहीं मिला होता तो बाबा साहब यहाँ नहीं होते, और जब बाबा साहब यहाँ नहीं होते तो ये हमारा समाज कहाँ होता, कोई पता नहीं। तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साथियों, 1891 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म हुआ महाराष्ट्र मऊ छावनी में। बाबा साहब रामजी राव के 14वें पुत्र रहे। माता का नाम भीमाबाई, पत्नी का नाम रमाबाई था।
उस समय पे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म हुआ मेरे भाइयों। जिस समय हमारा समाज जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर था, ऐसे हालात में बाबा साहब का जन्म हुआ। बड़ी मुश्किल, बड़ी परिश्रम से अंग्रेजों ने बाबा साहब का दाखिला करवाया पढ़ने के लिए, क्योंकि बाबा साहब के पिता रामजी राव अंग्रेजी फौज के सूबेदार थे। उनके दबाव से उनका दाखिला हो गया पढ़ने के लिए। तमाम शर्तों के साथ बाबा साहब का दाखिला हुआ मेरे भाइयों। तमाम संघर्ष, तमाम मुसीबतों का सामना करते हुए बाबा साहब भारत ही नहीं मेरे भाइयों, मेरी मां बहनों, कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब ने जाके दाखिला लिया, जहां पूरे विश्व के बच्चे पढ़ते हैं। मैं बता देना चाहता हूं, जिसको आप लोग भगवान मानते हो, अरे 12 कला में दक्षराज थे और 16 में घनश्याम और 36 कला में पारंगत थे भीमराव विद्वान। 12 कला के विद्वान श्री रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र थे। 16 में घनश्याम थे। आपके बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इस शेड्यूल कास्ट में पैदा होने वाला 36 कला का विद्वान। तमाम डिग्री हासिल करने के बाद मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाबा साहब जब भारत में वापस आए तो बाबा साहब को 2 किस्म के लोग देखने को मिले, एक शासक, एक शोषित। यानी एक व्यक्ति ऐसा था जिनको बिला किए हुए अच्छा भोजन, उनके रहने के लिए अच्छे मकान, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे विद्यालय, ये देखने को मिले। और एक किस्म के लोग बाबा साहब की इस तरह मिले जो ठिठुरती, ठंडक बरसती, बदली कड़कती धूप में धरती का सीना चीर के अन्न उगाने वाला समाज, सुई से लेके हाथी तक राशन पहुंचाने वाला समाज, सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाने वाला समाज। बाबा साहब ने देखा कि इस देश के अंदर जानवर से बदतर जिंदगी जी रहा है, आखिर इस समाज में कौन ऐसी मर्ज लगी है। बाबा साहब रिसर्च करना शुरू किए। एक बुढ़े को बुलाया, उस बुढ़े से बाबा साहब पूछने लगे कि पिताजी एक सवाल का जवाब दीजिए। उस बुढ़े ने कहा, बताइए बेटा, पूछो। तो बाबा साहब ने कहा कि पिताजी, इस देश के अंदर आप बहादुर समाज में पैदा हुए हो। इस देश में सब कुछ तुम्हारे द्वारा पैदा होता है और सब कुछ पैदा करने के बाद जानवर से बदतर जिंदगी जी रहे हो, क्या ये तुम्हें अच्छा लगता है? उस बुढ़े ने कहा कि बाबा साहब, अच्छा तो नहीं लगता है, किसको अच्छा लगेगा, लेकिन क्या करें, हमारी भाग में भगवान यही लिख दिया है। तब बाबा साहब सोच गए कि यही भाग्य और भगवान जैसी बैसाखी हमारे समाज के बीच नुकसान कर रही है। अगर भाग्य और भगवान की बैसाखी इनके बीच से हट जाए तो हमारा समाज अपने पैर पे खड़ा हो जाए, और अपने पैर पे खड़ा होने के बाद अपने हक अधिकार के लिए अगर ये संघर्ष करना शुरू कर दे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इनको इंसान की जिंदगी जीने से रोक देगी। बाबा साहब ने कहा, पिताजी, ये व्यवस्था भगवान की बनाई नहीं है। वास्तव में पहली बात तो भगवान है नहीं। बाबा साहब ने कहा भगवान है नहीं। और तुम्हारी ही बात सही, अगर भगवान है तो भगवान अगर होता तो इतनी घटी व्यवस्था वो नहीं बनाता। 2 प्रकार की व्यवस्था नहीं बनाता भगवान। ये किसी चालाक मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था है। इस व्यवस्था के खिलाफ अगर आंदोलन छेड़ा जाए तो व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है, सबको इंसान की जिंदगी जीने का मौका मिल सकता है। बाबा साहब ने संघर्ष करने के लिए मैदान में कूद गए। संघर्ष शुरू
शुरू हो गया साथियों। यही हमारा समाज, यही हमारी माँ बहनें जो बैठी हैं। बाबा साहब अकेले आंदोलन में चल रहे थे और ये जो आज जयंती मना रहे हैं, बाबा साहब अमर रहे का नारा लगाते हैं। यही समाज के लोग गांधी जी की बगल में खड़े होके बाबा साहब के नाम से मुर्दाबाद का नारा लगाते थे। यही समाज के लोग जब गांधी जी के साथ इस समाज के लोग खड़े होके मुर्दाबाद का नारा लगाते थे तो गांधी जी ने बहुत हंस के कहा, करे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिस समाज की यार तुम लड़ाई लड़ रहे हो उस समाज के लोग तुम्हारे नाम से मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। तो बाबा साहब ने बहुत जोर से हंसे। कहीं गांधी जी, जो काम मैं करना चाहता था आपने हमारा काम करके आसान कर दिया। कहीं क्या, कहीं इस गूंगे बहरे समाज को मैं बोलना सिखाना चाहता था, आपने बोलना सिखा दिया। भाई किसी का बच्चा अगर गूंगा बहरा हो तो बाप माँ यही चाहते हैं कि हमार भैया बोलते चाहे हमार बहनी बिटिया करी होती, इच्छाएं ऐसी होती है। तो बाबा साहब ने कहा कि जिस समाज को मैं बोलना सिखाना चाहता था, आज गांधी जी उस समाज को तुमने बुलवा दिया। आज वो मुर्दाबाद का नारा लगा रहा है। कल हमारा समाज जब होश में आएगा तो यही समाज जिंदाबाद का नारा लगाएगा। साथियों, आज वही हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इस समाज की लड़ाई शुरू किया। सांस के अंतिम दम तक, खून के आखिरी बूंद तक बाबा साहब लड़ाई लड़ते रहे। समाज के लोग साथ नहीं दिए। नतीजा क्या हुआ कि लड़ाई पूरी नहीं हुई, लड़ाई अधूरी रह गई। 6 दिसंबर 1956 6 दिसंबर को बाबा साहब की ये आत्मा शरीर छोड़ दिया। बाबा साहब जहां के थे चले गए, ये समाज जहां पड़ा था वहीं पड़ा रह गया। बाबा साहब के मरने के बाद ना तो बाबा साहब के खानदान में कोई ऐसा डॉक्टर पैदा हुआ कि आपके हमारे जख्म पर मरहम पट्टी कर सके, ना समाज में कोई पैदा हुआ। ये घायल समाज बहुत दिनों तक पड़ा रहा। बहुत दिनों के बाद मान्यवर कांसी राम के कान पे जू रेंगा। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को पढ़ा। मान्यवर कांसी राम साहब कश्मीर से लेके कुमारी कन्या तक पैदल मार्च करके साथियों इस समाज को जगाने का काम किया, जगाने का काम किया। हम लोगों को जिम्मेदारी दी गई। इन मरीजों को ठीक करने के लिए कांसी राम ने 3 प्रकार के डॉक्टर को नियुक्त किया। एक एलोपैथिक, एक हेमियोपैथिक और हम लोग जड़ी बूटी वाले रहे, बिना डिग्री वाले। हेमियोपैथिक और एलोपैथी के डिग्री होल्डर थे, हम लोग जड़ी बूटी वाले थे, अनुभवशील वैद्य थे। हम लोगों को नियुक्त किया गया। अब इसको हम नहीं बता पाएंगे कि इस समाज को बीच में, इन मरीजों के बीच में एलोपैथिक दवा ज्यादा काम किया है कि हेमियोपैथिक ज्यादा काम किया है कि हमारी जड़ी बूटी किया है, उसको मरीज बता सकता है। हम नहीं बता पाएंगे। साथियों, तथागत गौतम बुद्धा ने आए मरीमा महरों, थोड़ा समय दीजिए। आप समाज के मूल्य जड़ हैं। एक साल में 365 दिन होता है। एक साल में 364 दिन कमाने खाने के लिए, चौका बर्तन करने के लिए, लाली और टीका लगाने के लिए 364 दिन बाकी है। एक दिन की समय हमें दे दो, 2-3 घंटे की समय। मैं दिमागी ऑपरेशन करने आया हूँ, नहीं तो मरीज ही रह जाओगी। अगर दिमागी ऑपरेशन नहीं हुआ तो तुम्हारे बीच से जितने बच्चे तुम पैदा करोगी सब दिमागी गुलाम पैदा हो जाएंगे।
शासक नहीं पैदा होंगे। क्या बात है। इसको नोट कर लीजिए। शासक महिला के पेट से जो निकलता है वो बच्चा शासक बनता है, और दिमागी गुलाम महिला के पेट से जितने बच्चे पैदा होते हैं दिमागी गुलाम पैदा होते हैं। आज हमारा समाज दिमागी गुलाम क्यों है, उसकी जिम्मेदार ये है। ये 56 करोड़ देवता और 67 करोड़ भवानी है, लेकिन इनका पूजक तबो खमी दावे बा तो ट्रैक्टरे उक्टरे बैठ के गाजू मियाक लगे चली जा नाग ले। गलत कहा थी भैया। लेकिन इनके 56 करोड़ देवता 67 करोड़ भवानी और गाजी मियाँ मिलके इनका हक अधिकार देख के कहे इनका बोले तमीज ना सिखाएंगे, इनका बोले सहूर ना सिखा पाई। अब मैं खरी भाषा हिंदी बोले को इनका कहदा तंची बाबा बोल दिया तो जौनी में यार गांठ दे हैं जीव जुड़ाई जाए। जाऊंगो जाऊंगी जाऊं गए। अरे माँ बहनों बुरा ना मानो, हंसो नहीं। आप लोग समाज की मूल जड़ हैं। बच्चे का पहला पाठशाला माँ की गोद है, बच्चे का पहला स्कूल माँ की गोद है। माँ अगर अपने आदमी को आप कहती है तो उस गोद के पले हुए बच्चे अपने पापा को तुम नहीं कहेंगे। इतना अंतर होता है। अजय तोहरे बोले सहूर न रहे, दिन भर माटी गोबर पोछबू और खरी भाषा हिंदी बोले पर गांठ देबू जाऊं गो जाऊं घी जाऊं गए। तो बच्चा कैसे होगा, किस विचार का होगा, सोचो तुम। मेरी माँ बहनों, कोई भी पुरुष आगे बढ़ता है और बढ़ा होगा। बाबा साहब 36 कला के विद्वान बने हैं तो उनकी बीवी का सहयोग रहा उनके साथ। कोई भी पुरुष आगे बढ़ता है तो किसी महिला का सहयोग होता है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे बीवी के रूप में हो। आज चैतुराम सुमन एक अनपढ़ आदमी, पूरे भारत के लोग मुझको जानते हैं। हर एक महीने में हमारा इंटरव्यू होता है। अभी दिल्ली से लोग आए थे इंटरव्यू करने। चैतुराम सुमन इस मुकाम को अगर हासिल किया है अपनी बीवी के बदौलत हासिल किया। अगर चैतुराम सुमन बहुत बड़ा सोशल था और मेरी बीवी दिमागी गुलाम अगर होती तो चैतुराम सुमन का बेटा डॉक्टर नहीं बनता, MBBS MD है मेरा बच्चा, डॉक्टर नहीं बनता। चैतुराम सुमन का बेटा इंजीनियर नहीं बनता। चैतुराम सुमन का बेटा लॉयर वकील नहीं बनता। चैतुराम सुमन का बेटा जूनियर हाई स्कूल का मास्टर नहीं बनता। चैतुराम सुमन की 2 बेटियां अध्यापिका हैं। चैतुराम सुमन की नतनी लेखपाल है। अगर मेरी बीवी दिमागी गुलाम होती, मैं बाहर भाषण देता, समाज को समझाता और ये घरे पाथर गोबर पूती और काली माई लपसी चढ़ाती तो सारा लड़के बर्बाद हो जाते, सब दिमागी गुलाम हो गए होते। खेत की जितनी अच्छी मिट्टी होती मेरी माँ बहनों उतनी अच्छी फसल होती है। अरे तथागत गौतम बुद्धा ने कहा था ये मेरे भाइयों मैं अंत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मैं अंत नहीं हूं, आज मैं बुद्धा हूं, कल कोई और बुद्धा पैदा हो सकता है। आज मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, कल सत्य नहीं रहेगा। और हम अंत माने बैठे हैं। इनका जो रामायण चौपाई सुनाई दे वही में अरे फूल के घुघुरी ना आए पैरालाइज हो गए, उठे नावे ना लेते। इनका बताए दे है कि हुई है वह जो राम रचिराखा कितनो काहू बढ़ावे साखा। ये कहा थे जब राम जवन लिखे है उतने हुए भवानी फूका पड़े जाए काम का करे करिए, का करे बाज बाज मरी। इन्होंने अंत मान लिया। अरे मेरे भाइयों, इरादा गर्चे पक्का है तो किरदार थक नहीं सकता। मन बनाओ, लड़ाई हारने के बाद आदमी हिम्मत नहीं हारता है। अरे यार लड़ाई तो राणा प्रताप हारा, घास की रोटी तक खाया, हिम्मत नहीं हारा, वक्त आने पर फिर वार किया। लड़ाई तो महमूद गजनवी हारा,
20 बार हारा, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। वक्त आने पर फिर वार किया। लड़ाई हारने के बाद हिम्मत नहीं हारना चाहिए। प्रयास करना ना बंद करो मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों। प्रयास करना बंद कर दोगी तो तुम जिंदा लाश बन जाओगी, जिंदा लाश बन जाओगी। इरादा गर्चे पक्का है तो किरदार थक नहीं सकता। इरादा कितना बुलंद होना चाहिए। चैतुराम सुमन के देखो, खड़ा हूं मैं। ग्राम सभा पांडे पैकौली में ब्राह्मण के यहां 50 पैसे पर दिन भर हल चलाता था। अनपढ़ आदमी था। दिन भर अपने जमाने में 14 साल की उम्र में दिन भर हल चलाता था। 50 पैसा मजदूरी आता था। पढ़ा लिखा आदमी नहीं, जो रोज हल चलाई तो पारे के दिवाली में गोबरे लाए चिन्हा पारे रही। और जो पढ़ाई देख ले पुतना लाए मार दे, बिठू गायब हो जाए। 6 रोज रहा 4 रोज बन जाए, 2 रोज मजूरी गायब। 50 पैसे का मजदूर आपके सामने है मेरे भाइयों। लेकिन हमारा इरादा देख लीजिए, हमारी लगन देख लीजिए। आज 50 पैसे का गुलाम इस देश के अंदर इस मुकाम को छू लिया है। एक लड़का डॉक्टर है, एक लड़का मास्टर है, एक लड़का इंजीनियर है, 2 बेटियां हमारी अध्यापक। 50 पैसे का मजदूर, जीरो से नहीं, मैं माइनस से निकला हूं यार, मैं माइनस में था। अरे इरादा गर्चे पक्का है तो किरदार थक नहीं सकता। इंसान मर जाए भले, लेकिन इतिहास मर नहीं सकता। इंसान मर जाए भले, लेकिन इतिहास मर नहीं सकता। अगर इतिहास पुरखों का आज यहाँ जिंदा नहीं होता तो न जाने आज बहुजन इस जहां में कहां होता। अगर इतिहास पुरखों का मित्रों यहाँ जिंदा नहीं होता तो न जाने आज बहुजन इस जहां में कहां होता। अरे तुम्हें पढ़ने को अगर अधिकार मित्रों ना मिला होता तो जहां थे तुम वहीं होते, तुम्हारा न कोई होता। क्यों भगवान और देवता पितर क्यों साथ न दिए? खाली पढ़े का अधिकार ना मिला होता। तुम्हें पढ़ने को अगर अधिकार मित्रों ना मिला होता तो जहां थे तुम वहीं होते, तुम्हारा ना कोई होता। अरे अंबेडकर आज इस धरती पे पैदा ना हुआ होता मेरे भाइयों। यह अंबेडकर इस धरती पे आज पैदा ना हुआ होता तो इस भारत में मजलूमों का ना कोई रहबर होता, कोई भगवान नहीं होता। इसको नोट कर लीजिए। लेकिन साथियों, यही समाज बाबा साहब के रहते हुए अगर साथ दिया होता तो शायद आज इस देश का इतिहास बदला नजर आता। लेकिन वही हुआ है कि खेत में उगता सदा है बीज सड़ जाने के बाद। खेत में उगता सदा है बीज सड़ जाने के बाद, और अब खुली आंखें हमारी सब बिगड़ जाने के बाद। अरे एक दिन हमारा हुक्म था इस पूरे भारत देश में, लेकिन हो गए लाचार गैरत आर्यों के आने के बाद। छीन के धन धाम धरती कर दिया हमको गुलाम, छीन के धन धाम धरती कर दिया हमको गुलाम। लेकिन फिर भी हम जिंदा रहे उनके गजब ढाने के बाद। अगर उनके समाज के साथ यही व्यवहार हुआ होता तो समाज मिट गया होता। लेकिन जिस हालात में हम आज भी जिंदा हैं, ये बहादुरी के एक परिचय है। आज भी जिंदा हूं मैं उनके गजब ढाने के बाद। अरे साथियों, इनको जगाया सुमन ने लाखों सितम ढाने के बाद। मेरा लड़का 307 का मुर्जिम बना, मैं 2 बार जेल के अंदर भेजा गया, लोगों ने भेजा। मेरे ऊपर पेट्रोल बम फेंका गया। चांदा विधानसभा में, आपके फैजाबाद सोहावल विधानसभा में मैं 303 से दागा गया। तमाम संघर्षों का सामना करना पड़ा तुम लोगों को जगाने के लिए। हमने जगाया आपको, हमने जगाया इनको लाखों सितम ढाने के बाद। लेकिन ये फिर गए आए जहां से होश में आने के बाद।
ये जाग के जहाँ से आ रहे वहीं फिर लौट गए। अजय इतना सितम ढाने के बाद इनको जगा पाया हमने, लेकिन होश में आने के बाद बड़ा कष्ट होता, बड़ा दुख होता है। ये समाज जहाँ से आया था वहीं चला गया। मेरे भाइयों, मैं बता देना चाहता हूँ, राजनीति हर समस्या का समाधान नहीं हो सकता। राजनीति जालिम लोशन नहीं है। अति जालिम लोशन दवाई होता है, काटे कुल मच्छर लगा है। तो राजनीति को नेता जालिम लोशन बताता है कि हर समस्या का समाधान राजनीति है। मैं कहता हूं, आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, जितने लोग बैठे हो, हमें एक जवाब दे दीजिए। जब अंग्रेजों का यहाँ राज था तो क्या तब वहाँ जहाँ राजनीति थी? यहाँ लोकसभा विधानसभा थी? राजनीति से गया है अंग्रेज की आंदोलन से गया है? आंदोलन से गया है। तो साथियों, जिन देशों के अंदर व्यवस्था और सत्ता का परिवर्तन हुआ है, सिस्टम का बदलाव हुआ है, अरे मेरे भाइयों, आंदोलन से हुआ है, राजनीति से नहीं। आडंबर और पाखंड और राजनीति ये बिजनेस है यार। बिजनेसी आदमी कभी परिवर्तन नहीं कर सकता है, इसको नोट कर लीजिए। बिजनेसी आदमी कभी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ सकता, ये बिजनेस है। मान्यवर कांशीराम ने 1585 का नारा दिया, आज मैं देख रहा हूं हमारे बचपना में दुई बिरादरी के बाड़ा रहा, बाड़ा जाना था ना, जनता सुअर बाड़ा। अच्छा। पूरब में चमारे के और पश्चिम में पासी के, ये नहीं दो जने के सुअर बाड़ा रहते हैं। तो सुअर बाड़ा में सुअर पाले, उनका वह पुश्तैनी बिजनेस रहा, उनके मांस बेच के मुनाफा कमाए। लेकिन आज मैं देख रहा हूं 85% समाज के अंदर पासी और चमार को छोड़ दीजिए, जितनी जातियां हैं सबके बाड़ा हो गया। सुअर बाड़ा रहे, जाति बाड़ा बने, गलत है। अपने अपने जात का बाड़ा बना लिए हैं और अपनी अपनी जात को ही पहनाए हैं। वो सुअर का मांस बेच के मुनाफा कमाते रहे और ये अपनी जात के वोट बेच के मुनाफा कमाते हैं। बताओ, मुनाफा कमाने वाला आदमी वो परिवर्तन की लड़ाई लड़ सकता है? कतई नहीं हो सकता। आडंबर पाखंडी कभी परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ेगा। लड़ाई लड़ेगा तो आंदोलन करने वाला नौजवान लड़ेगा, बुढ़ा नहीं लड़ता। 80 वर्ष की मेरी उम्र है, 80 वर्ष का बुढ़ा बोल रहा है आपके सामने। आप नौजवान साथी हो। मेरे शरीर का सारा ऊर्जा हमने लगा दिया है इस समाज को जगाने में। 24 घंटे में 16 घंटा हमने दिया है समाज को, 8 घंटा रात, 8 घंटा दिन। यही सुमन है, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस जिले के अंदर जाया करता था तो सुमन जी के सुरक्षा के लिए पूरे जिले का प्रशासन लगा दिया जाता था। एसपी डीएम मेरे आगे पीछे चलते थे, नेताजी कहां से कहां जाना चाहोगे, भेजना पड़ता था। आज वही सुमन जी, वही चीज जो मैं पहले बोलता था वही आज बोल दूं तो हमें किस तरह की सुरक्षा मिलेगी? नैनी जेल के सलाखे हमारा इंतजार कर रहे हैं। आज उस भाषे को मैं बोल दूं, लोग कहते हैं चैतुराम सुमन बदल गया है। अरे इस समय यार तुम्हारे हक अधिकार की बात करना समझ लो 11,000 तार पकड़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए। इस समय जो पहले मैं बोलता था उस भाषे को बोल दूं तो जान ले 11,000 का तार पकड़ ले। समय के अनुसार बदल जाना पड़ता है मेरे भाई।
और समय के अनुसार जो नहीं बदलता है उसकी जनरेशनें खत्म हो जाती है। डायनासोर अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदल पाया, लुप्त हो गया, खत्म हो गया। लोग कहते हैं शोषण की जड़ जाति है, ये कहा लोग कहते हैं जाति है, शोषण की जड़ जाति है। चैतुराम सुमन कहता है जाति नहीं, शोषण के जड़ उत्पादन के संसाधन के मालिकाना अधिकार है। टेक्निकल प्रॉब्लम। शोषण शासक और शोषित के बीच होता है, शासक और गुलाम के बीच शोषण होता है। आज हमारे गांव में एक बहुजन समाज की तरह हैं, ब्राह्मण हैं, नंगा पांडे ठेला चलाते हैं। उनके बिरादरी के लोग उनका कहाँ न्योता ना देते, शोषण नहीं है, वो गरीब है, न्योता नहीं देते और ठेला लेके निकल बेचारा तो करे साथे हथौड़ी बजाए के तब के यस करा हिजड़ा वाला रोल अदा करत चिढ़ावत है। तो शोषण अमीर और गरीब के बीच होता है। अगर उत्पादन के संसाधन में हर इंसान को बराबर की भागीदारी मिल जाए, जब उसके यहाँ आप काम करने नहीं जाएंगे तो आपका शोषण नहीं करेगा। जब उनके यहाँ काम करे जावे, चाहे मजदूरी में पानी पियावे, चाहे कुल्लरे में पियावे, पिए पड़े। यही चैतुराम सुमन है। देख लीजिए, खड़ा हूं। जब मैं सामाजिक कार्य शुरू किया, गांव से निकाल दिया गया, दूसरे गांव में गया, वहां भी घर द्वार फूंक दिया गया। यही चैतुराम सुमन प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर के लिए जब प्रोग्राम पे निकलता था समाज को जगाने के लिए, यही भीटी एक बाजार है, सामंतों की बाजार है, वहां के ब्राह्मण लोग पान खा के मेरे सामने खड़ा होकर के मेरे ऊपर थूक दिया करते थे। लेकिन अर्थव्यवस्था मेरी इतना चरमरा गई थी, मैं भिखारी हो गया था, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पूछ लूं कि बाबूजी का क्यों थूका, हमने गलती क्या किया था। वो थूक दिया करते थे, मैं चुपचाप चला जाता था, कहीं नल पे धो लिया करता था, दाग बना रहता था और रात भर प्रोग्राम देखा। वही चैतुराम सुमन है। आज हमने बर्दाश्त किया, सहन किया। जो सहन करता है और सहन करने की बहुत ज्यादा शक्ति होती है, वही इंसान आगे बढ़ता है। तथागत गौतम बुद्धा जब धम्म का प्रचार कर रहे थे तो कहीं से वापस आ रहे थे। बच्चे लोग कहे, महात्मा जी अगरबत्ती ना जलत। जब आप क्षेत्र में जाते हैं तो आपको बहुत लोग गाली देते हैं। तो इन्होंने कहा कि हाँ बेटा, गाली तो देते हैं लेकिन मैं लेता नहीं हूँ। इनका यही शब्द था गौतम जी का कि बेटा गाली तो सब देते हैं मगर मैं लेता नहीं हूँ। जो इंसान के अंदर सहन करने की ज्यादा से ज्यादा शक्ति होगी वही आगे बढ़ेगा। आज मौके पर देख लीजिए, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चैतुराम सुमन जो हमारे ऊपर पान खा के थूकने वाले थे, वो अपन घर द्वार, खेत बाड़ी कुल बेच डाले तो शायद चैतुराम सुमन के लखनऊ के एक हवेली की कीमत नहीं छुपा सकते। तीन मकान मेरे लखनऊ में हैं, मेरे प्लाट बाराबंकी में है, चैतुराम सुमन का प्लाट जौनपुर में है और चैतुराम का डबल फ्लोर का मकान संजाबी हॉस्पिटल के सामने फैजाबाद में। तो सहन करने पे कुछ मिला। मेरे भाइयों, अगर नहीं सहन किए होते तो चैतुराम सुमन मिट गया होता, आज हमारे बच्चे कहाँ होते। लोग मौत से घबराते हैं मेरे भाइयों। 80 साल का बुढ़ा कोई होगा, मौत का नाम सुनने से कांप जाएगा। लेकिन चैतुराम सुमन आप लोगों के अधिकार के लिए मौत के मुंह में खड़ा होकर के मैं भाषण दिया हूं, बोला हूं। मौत के मुंह में जिस क्षेत्र में मैं निकलता था धमकियां मिलती थी, चैतुराम सुमन उस चौराहे पे लोग बैठे हैं, तुमको आज मार देंगे जान से। चैतुराम सुमन कुंडा तहसील में प्रवेश किया, कुंडा में जहां का राजा भैया है,
कुंडा में चैतूराम सुमन को प्रशासन के बीच वह कुंडा की जनता सिक्के के ऊपर ओजन किया। मेरे भाइयों, चैतूराम सुमन को फैजाबाद अंबेडकर नगर से गए हुए लोग देखे होंगे, लाखों के भीड़ में प्रतापगढ़ की जनता ने चैतूराम सुमन को डीजल एम्बेसडर कार देकर के सम्मान किया। लोगों ने जाकर के देखा चैतूराम सुमन को सुल्तानपुर की धरती पे बैकोट के लोग, कुर्मी बिरादरी के लोग मैं लाइसेंस के बंदूक देकर के सम्मान किया। चैतूराम सुमन को जौनपुर की धरती पे साथियों समाज के लोग गुलाब के फूल पे ओजन करके सम्मान किया। तो साथियों, हमें बहुत कुछ समाज से मिला। मैं समाज का जन्मों जन्म आभारी रहूंगा, आभार व्यक्त करता हूं। आज चैतूराम सुमन यहां खड़ा है, वो समाज की देन है। चैतूराम सुमन की जो सांसें चल रही है वो समाज की सांस है। मेरे भाई, 80 वर्ष की उम्र में चैतूराम सुमन जो दहाड़ के बोल रहा है वो समाज की ऊर्जा बोल रही है, चैतूराम नहीं बोल रहा है। आपकी ऊर्जा मेरे शरीर में बोल रही है। 80 साल के बुढ़े के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? चलने फिरने के लिए मजबूर रहता है। मांस और हड्डी से ऊर्जा नहीं बनती है, उम्र के ऊपर वो ऊर्जा होती है। अरे मेरी माँ बहनों, बुरा ना मानिए, हम पाखंडवाद के बहुत विरोधी हैं, तो तुम पूजा कराम से मतलब ना है ना। हमें यह खलात है कि चैतूराम सुमन के आने के बाद जब आप लोगों के अंदर से पाखंड नहीं जाता है